Hello everyone. In this video, I am going to discuss some important questions from sexual reproduction in flowering plant. This is the first chapter from class 12th biology और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके सीनियर एग्जामिनेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उनमें से ये चैप्टर भी है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और यहाँ से बेसिकली एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। सो आज इस चैप्टर से कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी से देखेंगे, कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ टॉपिक्स वो भी डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, हिंदी में क्या है, एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म परागकोश है। ऑप्शन देखते हैं, मोनोलोब्ड, बाइलोब्ड, टेट्रालोब्ड या हेक्सोलोब्ड। सो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं, एक तरीके से पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका मान लीजिए स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो होता है, आपने देख रखा होगा, जो एंथर होता है आपका, वो इस तरीके से डिवाइडेड होता है, एक लाइन होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर क्या होता है। तो जो एक इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बाइलोब्ड। राइट आंसर बोलिए बाइलोब्ड। अब देखते हैं कैसे होता है बाइलोब्ड। सो बेसिकली ये एक आपका वन लोब ये हो गया, ठीक है, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया, ये आपका बाइलोब्ड होता है। और फिर एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, एंथर जो होता है उसका, एंजियोस्पर्म का एंथर जो होता है वो आपका बाइलोब्ड और डाइथिकस बोलते हैं, ठीक है। तो डाइथिकस किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट और होता है और इसमें भी एक कंपार्टमेंट और होता है, तो ये डाइथिकस होगा। डाई मतलब दो, तो वन और टू, ठीक है, तो ये डाइथिकस होता है। सो बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जो आपका एंथर होता है वो क्या होता है, वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड बोले तो ये एक लोब और दूसरा लोब ये बाइलोब्ड। और डाइथिकस जो होता है वो एक ही लोब के अंदर, ठीक है, वो एक ही लोब के अंदर ये वाला और ये वाला, इसे बोलते हैं डाइथिकस, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। फिर आगे देखते हैं, एन एंथर इज अ कंसिस्टिंग ऑफ, एंथर में क्या कंसिस्ट होता है। ऑप्शन देखते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 8 माइक्रोस्पोरेंजिया या 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया था वो सेम डायग्राम रहेगा। यहाँ पे आपका जब ये कट होता है तो इसमें 4 पार्ट्स बनते हैं। सो ये 1 पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तो ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सो द राइट आंसर विल बी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। सो ये एक कंपार्टमेंट को जो होता है एक माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपके माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं जो आगे चल करके पॉलिन ग्रेन और फिर मेल गैमेट बनाते हैं, ठीक है। सो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय द लेयर्स, एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो कितने लेयर से सराउंडेड होती है। तो डायग्राम में यहाँ पर जो 4 लेयर थी इसमें से जो है ये जो चारों बने हुए थे, ठीक है, ये किस लेयर से, यानी कितने लेयर से सराउंडेड होते हैं। तो राइट आंसर विल बी 4, ओके। सो राइट आंसर विल बी 4, 4 लेयर्स होती हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे 4 लेयर्स क्या होती हैं, या पहले आप यहाँ जान लीजिए कि 4 लेयर्स होती क्या हैं। सो बेसिकली ये 4 लेयर से सराउंडेड होते हैं। अब सारी लेयर्स का भी अपना अपना काम होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जानते हैं कौन सी लेयर है। सबसे पहले जो आपकी आती है वो एपिडर्मिस आती है, फिर एंडोथीसियम आती है, फिर थर्ड लेयर जो होती है आपको मिडिल लेयर आती है, सो मिडिल लेयर बोलते हैं। एंड देन फोर्थ वन इज टैपिटम, ठीक है। टैपिटम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसका वर्क फंक्शन क्या होता है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटर 3 लेयर ऑफ एंथर वॉल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, ठीक है। जो बाहरी 3 लेयर होती हैं, बेसिकली हमने 4 लेयर बोला था, तो जो बाहरी 3 लेयर होती हैं वो उनका क्या काम होता है सबसे पहले देखते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं, प्रोटेक्शन, हेल्प इन डाइसेंस, नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन या फिर बोथ एन एंड बी। यहाँ पे डाइसेंस क्या होता है, तो ये आपका जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है जब सूख जाते हैं, परागकण जब सूख जाते हैं तो वो रिलीज होते हैं, तो उसी को हम डाइसेंस बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर फंक्शन क्या होता है बाहरी 3 लेयर का। सो द राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में और फिर हेल्प इन डाइसेंस। थर्ड वन विल रॉन्ग, ठीक है, थर्ड तीसरा वाला ये आपका रॉन्ग होगा। ये जो काम होता है ये टैपिटम का होता है, यानी 4th लेयर का काम होता है। अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल ऑफ द टैपिटम पोसेस डैश साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव अ डैश न्यूक्लियस। सो आंसर विल बी, ये जो इसका आंसर होगा, सेल ऑफ द टैपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर न्यूक्लियस, ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस ज़्यादा होता है तो साइटोप्लाज्म भी इनके पास ज़्यादा होता है। सो द राइट आंसर विल बी
ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस। बेसिकली जो टैपिटम होती है ये आपका नरिशमेंट का काम करती है। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करती है? जो डेवलपिंग आपके पॉलन ग्रेन है, जो आगे चलकर मेल गैमेट बनने वाली हैं, उनको ये जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फिर वो आगे चल के बड़े होते हैं। और यहाँ पर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, चूँकि डेंस इसलिए होता है, इनके पास नरिशमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं, और इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होती है। सो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन। एक डायमीटर का जो पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर कितना होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन मिल बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, सो ये आपका 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है इनका, किसका? पॉलन ग्रेन्स का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ओव्यूल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपका भोजन के भंडारण में भाग लेता है? ऑप्शन देखते हैं, इंट्रूगमेंट्स, न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक या फिर माइक्रोपाइल। सो द राइट आंसर विल बी न्यूसिलस। न्यूसिलस जो होता है आपका न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम करता है, जो कि आपके एम्ब्रियोसैक को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियोसैक क्या होता है आपका? सो बेसिकली जैसे आपका इधर ये आपका पॉलन ग्रेन जैसे होता है, पॉलन ग्रेन जो आपका इसके बाद मेल गैमेट बनता है, जस्ट उसी तरह फीमेल्स में भी जो आपका ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एम्ब्रियोसैक होता है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, तो फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियोसैक होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो आपके डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स आर प्रेजेंट इन। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? बेसिकली आपने इंडोस्पर्म पढ़ा रखा होगा, सीड के अंदर इंडोस्पर्म होते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है, तो दो तरीके सीड होते हैं, एक इंडोस्पर्मिक होता है और दूसरा नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। इंडोस्पर्मिक सीड में आपके इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में आपके इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑप्शन में आपके कैस्टर है, मेज है, पी है, वीट है। सो द राइट आंसर विल बी पी। पी जो होता है आपका ये नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है। ये डेवलपमेंट के समय ही इसके सारे इंडोस्पर्म खत्म हो जाते हैं, और ये आपका नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। जबकि आपका कैस्टर हो गया, आपका मेज हो गया, वीट हो गया, ये सब के सब इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। इसे हम आगे और डिस्कस करेंगे। और ये आप याद रखिएगा कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड। पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल से आपका जो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? मियोसिस से ही होता है आपका डेवलपमेंट। बेसिकली जब आप मियोसिस पढ़े होंगे, तो जब मियोसिस होती है तो एक से जब एक सेल में मियोसिस होगा तो वो आपके 4 बन जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो द राइट आंसर विल बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वाला आपका राइट होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं जिससे आपके पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। और मेगास्पोरोजेनेसिस आपका फीमेल गैमेट यानी फीमेल गैमेट में होता है, ठीक है, उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट इसमें कौन सा रिप्रेजेंट करता है? सो आपका जो इसमें मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है वो आपका पॉलन ग्रेन है। सो राइट आंसर विल बी ए। पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। आपका माइक्रोस्पोरेंजियम आपने देख रखा होगा, एम्ब्रियोसैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, बेसिकली आपका जो पॉलन ग्रेन है ये आपका मेल गैमेटोफाइट है, फिर आगे चलकर ये मेल गैमेट बनाता है। पॉलन ग्रेन में आपने पढ़ रखा होगा एनसीईआरटी में, पॉलन ग्रेन जब आप आगे जो है डेवलप होता है तो उसमें 2 सेल बनती हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जेनरेटिव सेल होती है। और फिर जो होता है ये जेनरेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड करके उसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो आपका पॉलन ग्रेन जो होता है ये मेल गैमेटोफाइट होता है, और उसी से मेल गैमेट आपका आगे बनता है। तो इसको आप याद अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर क्या है? ऑप्शन देखते हैं, एक्साइन, एंटाइन, एलोडॉन या फिर नन। यहाँ पे आप जैसे अगर यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन बनाया जाए तो पॉलन ग्रेन आपका इस तरीके से है, स्फेरिकल है मान लीजिए, और फिर जो आपकी बाहरी लेयर होती है वो एंटाइन होती है, और अंदर की जो लेयर होती है वो ये मान लीजिए ये एंटाइन है, ठीक है। तो एक्साइन जो होता है इस तरीके से, एक्साइन जो होती है वो इस तरीके से होती है। अब आप कहेंगे कि ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन क्यों बना है? तो बेसिकली जो एक्साइन होता है वो पूरी तरह से घेर के नहीं रखता है, हर जगह पर नहीं होता, कहीं कहीं पर एक डिज़ाइन एब्सेंट होता है, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ही कुछ जगह एब्सेंट होता है, इस तरीके से होता है।
ये एब्सेंट क्यों होता है? यहाँ से आपका जो होता है ये पॉलन ट्यूब जो होती है वो बाद के लिए डेवलप होती है, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब निकलती है आपकी वो यहाँ से निकलती है, क्योंकि एग्जाइन जो होता है अगर ये पूरी तरह से कवर कर रखा होगा तो यहाँ से कुछ निकल नहीं पाएगा। सो बेसिकली जो एग्जाइन होता है वो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्पेरिकल में होते हैं और थोड़े थोड़े दूर पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ जगह पर नहीं प्रेजेंट होती। सो बेसिकली नहीं प्रेजेंट होने का कारण वहाँ पे होता है कि वहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है आगे जो काम करती है, ठीक है। और बाहरी लेयर जो होती है वो एग्जाइन हो गई और अंदर की जो लेयर होती है वो इंटाइन होगी, दैट इज इंटाइन, ओके। सो इस तरीके से होता है और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा इन फ्लावर? प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है? तो यहाँ पे एक पहले देखते हैं, जैसे कि आपका पहले ओवरी आता है, ठीक है। ओवरी आता है, फिर ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपका जो होता है प्लेसेंटा होता है, ठीक। तो ओव्यूल के अंदर आपका प्लेसेंटा होता है, सो राइट आंसर विल बी इनसाइड द ओव्यूल, ऑप्शन ए, ओके। सो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है, हो सकता है आपके स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन उठाकर पूछ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी इज 1? इसी ओवरी में जो नंबर ऑफ ओव्यूल है वो 1 है। इसे आप कैसे समझ सकते हो, जैसे आपने कुछ फल देखा होगा या कोई सब्जी देखी होगी, उसमें जो होता है उसमें एक सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक सीड प्रेजेंट होता है और कुछ में मल्टीपल सीड प्रेजेंट होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब आप देखोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है तो उसमें आपका जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर एक ओवरी में एक ओव्यूल है तो वो बाद में एक सीड बनेगा, अगर मल्टीपल ओव्यूल्स हैं तो वो मल्टीपल सीड बनाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी इज 1? तो ओव्यूल्स कितनी है ओवरी में? तो बेसिकली यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो वीट हो गया, ऑप्शन है पपाया है, वाटरमेलन, ऑर्किड से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें देखो, पपाया में मल्टीपल सीड होंगे, आपने पपीता देखा हो तो उसमें बहुत सारे काले काले बहुत सारे सीड होते हैं। वाटरमेलन आपने खाया होगा तो उसमें भी कितने सीड होते हैं। ऑर्किड्स में भी मल्टीपल सीड होते हैं छोटे छोटे। वीट जो होता है आपका एक ही सीड होता है, ठीक है, ये आपका एक सीड होता है। तो इससे क्या समझते हो, अगर एक सीड है इसका मतलब एक ओव्यूल है। सो आपका जो राइट आंसर होगा वीट होगा। सो ठीक है, ये आपका एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन से जो ये होते हैं आपके फल या फिर आपकी जो सब्जियां होती है वो 1 सीड यानी इसमें एक ओविल पाया जाता है या मल्टीपल ओविल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, जो आपका राइट आंसर विल बी एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक जो होता है ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर का डेवलपमेंट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन में आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मियोसिस या फिर माइटोसिस। सो द राइट आंसर विल बी मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस में आगे जो है मियोसिस होता है, फिर मियोसिस होकर के आपका 2 न्यूक्लिएट बनता है, फिर 4 न्यूक्लिएट, फिर 8 न्यूक्लिएट, इस तरीके से आगे आपका बनता जाता है, फिर कुछ डिजनरेट हो जाते हैं, फिर बाद में आपका एम्ब्रियोसाइक बनता है, जो पूरी एक साइकिल चलती है। और ये बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ना भी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक एट मेच्योरिटी। वही हमने कहा था कि जब आपका एम्ब्रियोसाइक का जो डेवलपमेंट होता है फिर वो आगे डेवलप होकर के क्या बनाता है, तो जो लास्ट में आपका बनता है एम्ब्रियोसाइक, मेच्योरिटी एट मैच्योर स्टेज पे आपका का जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसमें क्या होता है? तो आपके एट मैच्योर स्टेज पर जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसमें आपका 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज होती है, ठीक है। उसमें 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एट मैच्योरिटी में 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल होता है। एनसीईआरटी में बिल्कुल हाईलाइट करके दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये कैसे बना है 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पेस्टल इज कॉल्ड। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पेस्टल, तो बेसिकली आपने जो फीमेल यानी फीमेल जो पार्ट होता है आपका फ्लावर का, उसमें आपने देखा होगा जो स्टिग्मा होता है टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ठीक। तो स्टिग्मा पर आपका जो होता है ये पॉलन ग्रेन आकर के रुकता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल से क्या बोलते हो? तो ये आप छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे होगे, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, इसे परागण बोलते हैं।
दैट इज पॉलिनेशन. राइट आंसर विल बी पॉलिनेशन. ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अब यहाँ पे स्पेशल 3 कंडीशन दे रखी है एनसीईआरटी में कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, तो फिर उसे क्या बोलते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. बेसिकली यहाँ पर सेम फ्लावर में ही जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोगैमी बोलते हैं. ठीक है, स्वयं विवाह बोलते हैं, ऑटोगैमी. ऑटोगैमी जैसे कि एक फ्लावर हो गया, फ्लावर का स्टिग्मा हो गया और ये आपके एंथर हो गया, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ी सी दूरी में सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम ऑटोगैमी बोलते हैं. फिर अगला क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर ये है कि प्लांट तो सेम है, आपका प्लांट सेम है, बट एक फ्लावर यहाँ पे है और दूसरा फ्लावर यहाँ पर है. तो यहाँ से यहाँ का जो ट्रांसफर हो गया, इस फ्लावर से इस फ्लावर को जो ट्रांसफर हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है जाइटोनोगैमी बोलते हैं उसे. ठीक है, जाइटोनोगैमी. ये आपका प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट हो गया. और ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में आपका फ्लावर सेम होता है और प्लांट भी सेम होता है. फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट. अब यहाँ पे आपका प्लांट भी डिफरेंट हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे जीनोगैमी. एंड दिस इज द कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, जो कि प्लांट प्रेफर करते हैं. इससे आपके नए तरीके के प्लांट जनरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इससे जो होता है वेरिएबिलिटी आती है. ठीक है, इससे वेरिएबिलिटी आती है और इसको जो आपका राइट आंसर होगा जीनोगैमी बोलते हैं. ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशंस हैं या इंपॉर्टेंट कंडीशन है और एनसीईआरटी में दे रखी है कि आपका किस कंडीशन में किसे क्या बोलेंगे, इसको अच्छे से याद रखना है. फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. तो बेसिकली जो पॉलिनेशन आपका होता है वो होता है आपका बायोटिक एजेंट से और एबायोटिक एजेंट से, दोनों से होता है. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आपका एबायोटिक एजेंट कौन सा है. ऑप्शन देखते हैं, विंड्स, बर्ड्स, स्नेक, नन. तो राइट आंसर विल बी विंड. जो हवा होती है ये आपका एबायोटिक एजेंट में आता है. इसके साथ आपका वाटर जो होता है ये भी आपका एबायोटिक एजेंट में आता है. तो ये विंड और वाटर से जो पॉलिनेशन या एक मीडियम है जो आपके ट्रांसफर करवाते हैं पॉलन ग्रेन को फीमेल के स्टिग्मा के पार्ट पर. ठीक है, तो विंड से होता है और फिर वाटर से होता है, तो ये आपके एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में आते हैं. फिर आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन आपका ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में क्या आता है, तो बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में आपका बर्ड्स आते हैं, चिड़िया, बर्ड्स आते हैं. और फिर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए आपके, जितने भी जानवर होते हैं, जैसे स्नैक्स हो गया या फिर सांप भी जो होते हैं, किसी प्लांट में आपका ये पॉलिनेशन करवाते हैं. ठीक है, बर्ड्स तो हुई हैं. फिर आपका बी हो गया जो सबसे डोमिनेंट पॉलिनेसिंग एजेंट है. आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जो बायोटिक एजेंट है, बायोटिक एजेंट में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट है, जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करता है, वो आपकी मधुमक्खी आती है. ठीक है, तो बी जो होती है आपकी एक डोमिनेंट बायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन का. वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और बायोटिक एजेंट में आपके बर्ड्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, आपके जितने भी एनिमल्स हैं अगर जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो आपके सारे बायोटिक एजेंट में आते हैं. और ये बायोटिक एजेंट में आपको याद रखना विंड और वाटर आती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. अब बेसिकली विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जैसे कुछ फ्लावर हैं जो हवा से पॉलिनेशन होता है उनका, तो उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऐसे नहीं हर प्लांट आपका पॉलिनेटेड नहीं हो जाएगा विंड से. ठीक है, उसको आपका एडेप्शन करना पड़ेगा, कि ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे वो विंड से पॉलिनेटेड हो जाए. तो यहाँ पे उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं देखते हैं. ऑप्शन देखते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. आपका जो पॉलन ग्रेन होगा वो हल्का होता है और चिपचिपा नहीं होता. वेट एंड स्टिकी हैवी पॉलन ग्रेन या पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट. सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा. ये राइट आंसर है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हवा से उड़ाना चाहते हो या फिर उससे पॉलिनेशन करवाना चाहते हो, तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक होने, सबसे पहले आपको जो पॉलन ग्रेन चाहिए वो हल्का होना चाहिए. अगर हल्का रहेगा तभी तो उड़ सकेगा हवा में. और फिर नॉन स्टिकी होना चाहिए, वो कहीं पर जाकर के चिपक ना जाए. यानी अगर हर जगह चिपकता ही रहेगा तो फिर पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा. और बेसिकली जो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ये इनके जो फूल होते हैं गुच्छे में होते हैं और एक साथ बहुत सारे पॉलिन ग्रेन होते हैं.
क्योंकि यहाँ पे जब हवा से उड़ेंगे तो कोई ना कोई पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट की पहुँच ही जाएगा, ठीक है। एक तरीके से चांस वाला कंडीशन होता है। अगर मान लो हवा चल रही है और एक फूल में गुच्छे में जो है मान लो 2, 3, 10 हज़ार तक पॉलन ग्रेन लगे हुए हैं। सो अगर हवा में वो सब उड़ेंगे तो चांसेस हैं कि 5 या 6 पॉलन ग्रेन जो हैं, बिल्कुल सारे तो नहीं हो सकते क्योंकि विंड में कोई भी चीज़ कहीं भी जा सकती है। तो आपका 5 या 6 पॉलन ग्रेन जो भी हो आपका वो स्टिग्मा के पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से चांस इवेंट होता है। इसलिए आपको याद रखना है इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये आपके जो पॉलन ग्रेन हवा से जो आपके परागित होती हैं वो आपके हल्के होते हैं, चिपकते नहीं हैं और झुंड में यानी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है। और एक खासियत ये भी होती है जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, ये ज़्यादा चमकदार या अ स्मेल वाले नहीं होते, ज़्यादा खुशबू नहीं देते, ठीक है, या चमकदार नहीं होते। इसका आगे हम रीज़न बताएँगे। रीज़न इसका ये भी समझ लीजिए आप कि ये होता है क्योंकि विंड पॉलिनेटेड हैं और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो होता है फ्लावर होते हैं उनमें इंसेक्ट अगर कोई चीज़ आता है आपके लिए तो आपको ज़ाहिर-सी बात है वो आपके लिए कुछ काम के लिए ही आएगा। अगर इंसेक्ट से आप पॉलिनेशन करवाओगे तो इंसेक्ट को बदले में कुछ चाहिए और बदले में वो आपके जैसे कोई अच्छा-सा फ्लावर है, चमकदार है, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और जब फ्लावर के पास आकर बैठता है तो वो वहाँ से रस निकाल लेता है, जूस जो उसको अच्छा लगता है, नेक्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है? एक रिवार्ड के तरीके से उसे मिलता है, वहाँ से ले लेता है और फिर जो होता है जो पॉलन ग्रेन होती है वो स्टिकी होते हैं और वो उसके बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहाँ पे जब बैठेगा तो उसी फ्लावर से और वो उस फ्लावर से जो चिपका हुआ था, वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं या फिर चांस है वो कनेक्ट हो जाएँगे। तो इस तरीके से जो होता है वो आपका इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। इस पे आगे क्वेश्चन होगा, हम पढ़ेंगे आगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिलीज ब्रॉट बाय द एजेंसी ऑफ। देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जो आपको वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होता है ये आपके पानी के अंदर में ही होते हैं, बट ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होते। पानी के अंदर इन द सेंस कि ये वाटर की इनके जो जड़ें होती हैं, जो स्टेम होता है ये वाटर के अंदर होती हैं, बट जो फ्लावर होता है वो पानी के ऊपर होता है। सो अगर पानी के ऊपर होता है तो ये आपका किससे पॉलिनेशन होगा, तो ये आपका जो पॉलिनेशन होता है इनका ये इंसेक्ट और विंड से होता है। तो ये इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। वाटर से पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली होते हैं ये पानी के अंदर तो होते हैं, बट इनका जो फ्लावर होता है वो वाटर के ऊपर होता है और वाटर के ऊपर होने से ये इंसेक्ट या फिर विंड से किसी से भी पॉलिनेटेड हो सकते हैं, बट वाटर से पॉलिनेटेड नहीं होते हैं। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ पर फिर से देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, फ्रेग्रेंस। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है वो उसमें खुशबू आती है और उस खुशबू से ही जो आपका इंसेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। दूसरा नेक्टर होता है। नेक्टर आपका जो एक तरीके से जूस होता है या फिर जो आपका रस होता है फ्लावर के अंदर जो आपका स्वीट होता है, वो उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड वन इज रॉन्ग, तीसरा ऑप्शन राइट होगा, ये गलत है। फाउल ऑर्डर यानी बदबू नहीं आती है, अगर बदबू आएगी तो भाई कोई भी नहीं आने वाला, जितने भी इंसेक्ट वो भाग जाएंगे, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है म्यूसिलेज कवरिंग ऑन पॉलन ग्रेन। म्यूसिलेज क्या होता है, आपका चिपचिपा सब्सटेंस होता है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब वो चिपक जाएगा, ऐसा है कि अगर इंसेक्ट आया और उसने अपना जो कुछ लेना तो लेकर चला गया, तो ये प्लांट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर प्लांट से आप कुछ ले रहे हो तो प्लांट को भी बदले में कुछ चाहिए, तो प्लांट क्या करता है, तो प्लांट में भाई वो जो होता है म्यूसिलेज कवरिंग म्यूसिलेज यानी चिपचिपा सब्सटेंस होता है, तो वो चिपचिपा सब्सटेंस जो होता है वो इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक जाता है, जिसमें पॉलन ग्रेन में चिपक जाता है। और फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो उस फ्लावर से भी जब जाएगा तो वो फ्लावर वहाँ पे उससे चिपक जाएगा और फिर दोनों मिल जाएँगे। तो यानी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पॉलिनेटर पे जाके स्टिग्मा पे पहुँच गया और इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म से इस तरीके से चलता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्लेस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर ऑयल। तो एनसीईआरटी में 2 फ्लावर दे रखे हैं। आपका जो ऑटोगैमी था, ऑटोगैमी के सेक्शन में आपको 2 फ्लावर दिया गया था, उसमें आपका था क्या था, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर था और एक चेस्मोगैमस फ्लावर था, ठीक है। सो बेसिकली क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता क्या है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है ये फ्लावर ओपन नहीं होते, ये अंदर क्लोज ही होते हैं, ये बंद होते हैं। ये फ्लावर जो होते हैं निकलते हैं और ये खुद में ही बंद होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अगर ये फ्लावर बंद होता है तो कैसे ये बिना, अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, ना ही हवा है
और ना ही किसी तरीके से कोई इंसेक्ट या फिर बर्ड है, बट ये फ्लावर जो होते हैं फिर भी पॉलिनेट हो जाते हैं। यानी ये कैसे पॉलिनेट हो जाते हैं, तो इसका जो रीज़न है क्या बताया क्यों है, तो ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज दे हैव अ फ्रेगरेंस, नहीं ये गलत है, फ्रेगरेंस से कोई मतलब नहीं है। अगला ऑप्शन है बिकॉज दे रिमेन ओपन, बिकॉज दे आर ऑटोगैमस, या फिर बिकॉज दे आर कलर्ड। सो द राइट आंसर विल बिकॉज ये ऑटोगैमस होती हैं, ये ओपन नहीं होती, ये क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। ये क्लोज होते हैं, ये ऑटोगैमस होते हैं, ये खुद ही पॉलिनेशन करवा लेते हैं क्योंकि ये बंद होते हैं और उसी में ही अपना कर लेते हैं, ठीक है। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये क्लोज होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं खुद ही कर लेते हैं, यानी अगर पॉलिनेटिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है तो भी ये पॉलिनेशन हो जाएगा इनका। फिर अगला जो फ्लावर है जैस्मोगैमस फ्लावर जिसे बोलते हैं, जैस्मोगैमस फ्लावर जो होता है ये आपका ओपन होता है, ये ठीक है, ओपन फ्लावर होते हैं, बेसिकली आपके नॉर्मल फ्लावर के तरीके से होते हैं ये। सो ऑप्शन देखते हैं क्या है, फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड, फ्लावर एब्सेंट है, फ्लावर ओपन है, या फिर फ्लावर गैमो पेटलस है, तो राइट आंसर विल फ्लावर ओपन होता है, ये आपके फ्लावर जो होते हैं ये ओपन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स इज कॉल्ड। अगर आप फ्लावर देखोगे तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, और कुछ फ्लावर में बेसिकली मेल पार्ट होता है और कुछ फ्लावर में फीमेल पार्ट होता है। सो अगर दोनों पार्ट है तो उन्हें बायसेक्सुअल बोलते हैं, अगर एक ही पार्ट है तो उसे मोनोसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आपका ये कंडीशन बनाते हैं कि आपका एंथर रिमूव कर देते हैं, मान लीजिए एक बायोसेक्सुअल फ्लावर है उसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, तो वहाँ से हमने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, एक चिमटी उठाया और जो मेल पार्ट है आपका उसको हटा दिया वहाँ से, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। नपुंसकता यानी बोलते हैं इमैस्कुलेशन बोलते हैं उसे, वहाँ से हमने जो आपका मेल पार्ट है उसे रिमूव कर दिया, और इसके कई सारे मायने होते हैं, लाइक हाइब्रिड सीड बनाना या फिर अपने जो मन से किसी को पॉलिनेशन करवाना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं इमास्कुलेशन करने के बाद, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपका क्या आता है, तो फर्टिलाइजेशन यानी पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, पॉलिनेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडोस्पर्म बनता है, फिर बाद में आपका क्या होगा, बाद में आपका इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो जो बना है वो आपका डेवलपमेंट होगा, और आपका जो ओव्यूल होता है ये आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ओवरी जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये ठीक है। ओवरी जो होता है ये ओवर नहीं है, ओवरी है, ओवरी जो होता है आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारे ऑप्शन राइट हैं, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इंडोस्पर्मिक यील्ड, अगेन क्वेश्चन रिपीट है, तो नॉन इंडोस्पर्मिक यील्ड का जो एग्जाम्पल है आपका वो मटर है, सी। और इंडोस्पर्मिक सीड क्या पे, बाजरा हो गया, मैज हो गया और कैस्टर हो गया, ये सारी आपकी इंडोस्पर्मिक सीड हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं आपके, तो बेसिकली आपने पढ़ रखा होगा, जो फ्रूट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट होता है और एक फॉल्स फ्रूट होता है। जो ट्रू फ्रूट होता है वो आपका ओवरी से डेवलप होता है, और जो फॉल्स फ्रूट होता है वो किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकता है, तो वो फॉल्स फ्रूट में आ जाएगा, और जो ट्रू फ्रूट होता है वो आपका ओवरी से ही डेवलप होता है। तो फॉल्स फ्रूट आपके कौन से हैं, फॉल्स फ्रूट में आपका जो आता है वो एप्पल आता है, स्ट्रॉबेरी आता है और कैसू आता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि आपका नॉट अ फॉल्स फ्रूट, यहाँ पे फॉल्स फ्रूट नहीं है कौन सा, तो जो आपका नहीं है वो मैंगो है, मैंगो इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट। बाकी आपके एप्पल हो गया, आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, आपका कैसू होगा, ये सारे फॉल्स फ्रूट होते हैं, और फॉल्स फ्रूट किसी भी पार्ट से डेवलप होते हैं। अगर एप्पल की बात करें तो जो एप्पल आप खाते हो उसका जो मेन पार्ट है, जो चीज़ आप खाते हो वो थैलेमस से डेवलप हुआ है, वो थैलेमस से हुआ है, सो वो चीज़ आपका ट्रू फ्रूट नहीं आता, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, वो कौन सा प्लांट है, तो वो आपका जो है वो आपका है स्ट्रोबाइलिस कुंथियाना, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। और बम्बू जो होता है ये आप तो ये आपका जो है, ये तो इसका जो फ्लावरिंग पीरियड है तो बहुत ही ज़्यादा है, ये शायद आई थिंक 50 ईयर्स में फ्लावरिंग करता है, ठीक है, तो काफ़ी दिन लगते हैं, 50 साल में या इससे भी ज़्यादा फ्लावरिंग करके फिर ख़त्म हो जाता है, डाई हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ये स्ट्रोबाइलिस कुंदियाना, जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, इसको याद रखिएगा, 12 साल में एक बार फूल देता है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द pollen grain ऑफ राइस, द pollen grain ऑफ राइस एंड wheat lose their viability in a minute of their release।
बेसिकली इसमें ये कहना है आपका, आप जान लीजिए कि जो आपका पॉलन ग्रेन निकलता है, जब आपका जाता है स्टिग्मा पे, तो उसका भी कोई टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम में उसका पॉलिनेशन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो वो पॉलन ग्रेन डिजनरेट हो जाता है। क्यों डिजनरेट हो जाता है वो डिपेंड करता है आपका, अगर टेम्परेचर, अगर आपका ज़्यादा सूखा है, गर्मी ज़्यादा है, तो उस चीज़ से वो धूप में सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहता। सो यहाँ पे कहा गया है आपका कि जो चावल होता है या फिर गेहूँ में जो पॉलिनेशन होता है, अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गया या निकलता है तो कितने टाइम के लिए वो विएबल है, यानी कितने टाइम के लिए वो अच्छा माना जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट तक जो है सब कुछ सही है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो सूख जाता है। ओके, फिर आगे देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि पॉलिनेशन कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर मेनी ईयर्स द लिक्विड नाइट्रोजन उस टेम्परेचर इज, कितने टेम्परेचर पे हम, ठीक है, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करनी है। बेसिकली यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा, ये पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है, ये गलत है। इसे इसे बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन होगा यहाँ पे। आप पॉलन ग्रेन को आपको प्रिजर्व करना है, ठीक है, संरक्षित करना है। पॉलन ग्रेन को हम कई सालों तक संरक्षित कर सकते हैं। नॉर्मली पॉलन ग्रेन को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन आप कुछ लिक्विड मीडियम में डाल करके उसे आप हजारों, यानी बहुत सालों तक जो है आप प्रिजर्व कर सकते हो। और किस में, वो आपका लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्व होता है। और उसका टेम्परेचर कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो टेम्परेचर जो होता है वो आपका -196 डिग्री सेल्सियस होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है द मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। जो आपने देखा होगा, जब कोकोनट, जो नारियल होता है, नारियल का पानी जिसे बोलते हैं, वो आपका होता क्या है। तो जो आपका जो नारियल का पानी होता है वो उसे बोलते हैं लिक्विड इंडोस्पर्म। वो इंडोस्पर्म होता है जिसमें फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सो आपको याद रखना है, उसे हम लिक्विड इंडोस्पर्म बोलते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज नॉट डिग्रेडेड बाय द हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस, वो कौन सा होता है। तो वो आपका स्पोरोपोलेनिन होता है। ये आपके पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर पे होता है स्पोरोपोलेनिन, जो आपके पॉलन ग्रेन को काफ़ी दिन तक बचाता है। आपने एनसीईआरटी में लास्ट में देखा होगा, कुछ पॉलन ग्रेन जो है वो 10 या 15 साल बाद डिस्कवर किए गए थे। वो क्यों किए गए थे, ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बाहरी लेयर जो होती है वो स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होती है। और स्पोरोपोलिन जो होती है वो, इसे आप आसानी से डिग्रेड नहीं कर सकते, यानी हाई टेम्परेचर या कोई एसिड बेस इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता है। इसलिए जो पॉलन ग्रेन होते हैं आपके बचे होते हैं, यानी संरक्षित होते हैं काफ़ी दिनों तक। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड, न्यूसिलस, न्यूसिलस आपने पढ़ा था, न्यूसिलस जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। तो अगर किसी सीड में न्यूसिलस प्रेजेंट है, हमने देखा था कि इंडोस्पर्म तो प्रेजेंट होता ही है या फिर नहीं होता है, बट अगर न्यूसिलस प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। और ये आपका ब्लैक पेपर और बीट में जो होता है ये प्रेजेंट होता है न्यूसिलस, जिसे हम पेरिस्पर्म इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिट्रस, सिट्रस जो होता है ये आपका राइट आंसर होगा। सिट्रस फ्रूट्स यानी ऑरेंजेस, संतरा देख लीजिए आप, एक तरीके से ऑरेंजेस जो होते हैं उसमें पॉलीइम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। पॉलीइम्ब्रियोनी क्या होता है, जनरली एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जनरली जो होता है आपका सीड में एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, बट अगर मोर देन वन एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है तो वो आपका पॉलीइम्ब्रियोनी का केस आता है। और ये एम्ब्रियो सैक जो होते हैं वो किसी जगह से बन जाते हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियस की सेल है, उस सेल ने एम्ब्रियो सैक बना लिया अपने आप को एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट कर लिया, तो वहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे और इसे हम बोलते हैं पॉलीइम्ब्रियोनी। और इसका जो एग्जांपल है वो सिट्रस है, और आपका दूसरा एग्जांपल जो है वो मैंगो है। तो मैंगो और सिट्रस में आपके पॉलीइम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, ठीक है, मैंगो और सिट्रस में आपका पॉलीइम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। फिर आपका यहाँ पे जैसे हमने कुछ एनसीईआरटी का पीडीएफ डाल रखा है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जल्दी से। बेसिकली ग्रॉस टॉपिक देखेंगे कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।
हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे डिस्कस किया है और आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है छूट गए हों, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आपको अगर चैप्टर पढ़े रहेंगे और आपको अच्छे से नॉलेज होगी तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे, सबसे पहले आप एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा ये वाला पोर्शन, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलिन ग्रेन। आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है कि स्टेमन में फिलामेंट एंथर क्या है, और फिर यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि बाइलोब और डाइथिकस होते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, आपको जो 4 लेयर्स होती हैं, चारों लेयर जो होती हैं, इसको नाम और इसका जो वर्क होता है ये आपको अच्छे से देखना है, इसके वर्क और ये 4 लेयर, ये चीज़ देखनी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है आपको इसको अच्छे से पता होना चाहिए, डिफिनीशन क्या होती है इसको पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, फिर आपका आता है यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने देख लिया। फिर यहाँ पे देखते हैं ये आपका पॉलिन ग्रेन, ठीक है। पॉलिन ग्रेन देखते हैं, आपके पॉलिन ग्रेन वाला पार्ट आपका आता है। और पॉलिन ग्रेन में आपको जो होता है यहाँ पे हमने बताया था कि जो उसका डायमीटर होता है दैट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो डायमीटर आपको देखना है, डायमीटर जो होता है वो आपको अच्छे से देखना है। फिर आगे देखते हैं, इसमें आपको देखना है जो बाहरी लेयर होती है दैट इज एक्साइन, और यहाँ पे हमने देखा था जर्म पोर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कुछ जगह पर, इसको आपको अच्छे से देखना है। फिर आपको जो इंटरनल लेयर होती है वो इंटाइन होती है, अंदर वाली लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है। 2 सेल भी होते हैं इसमें, दैट इज वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही आपका बाद में डिवाइड होती है 2 में, दैट इज बाद में मेल गैमेट बनाती है, 2 मेल गैमेट बनते हैं। और एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि इन 60% एंजियोस्पर्म pollen grain are cell at 2 cell stage, in the remaining species there are generally cell stages। तो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट निकल जाते हैं और कुछ में 3 सेल स्टेज में। तो ये 2 सेल और 3 सेल स्टेज क्या होता है, 2 सेल स्टेज जो होता है ये आपका वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। जो हमने कहा था कि जो पोलन ग्रेन होता है वो बाद में माइटोसिस से डिवाइड होता है, और माइटोसिस से डिवाइड होकर के 2 सेल बनाता है, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। तो अगर पॉलन ग्रेन 2 सेल पे रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो 2 सेल स्टेज बोलते हैं, जो कि 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है। बट 40% में क्या होता है, 40% में आपके इन 2 जो सेल्स हैं वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल में भी आपका डिवीजन हो जाता है, और जेनेटिव सेल जो होती है वो 2 सेल और क्रिएट कर जाती है, यानी आपके पास टोटल 3 सेल हो गए, वेजिटेटिव सेल और 2 सेल जेनेटिव सेल के। तो इस तरीके से आपका 3 सेल स्टेज हो जाता है, और 3 सेल स्टेज पे 40% रिलीज होते हैं। 40% एंजियोस्पर्म के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो 3 सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पॉलिन ग्रेन्स को होते हैं कुछ जगह खाया जाता है, ठीक है। और क्यों खाया जाता है, ये आपका इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस एनर्जी के लिए आपको देता है। तो ये एक यूज है हमारा फीमेल वाला पार्ट देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे आ जाता है फ्लावर का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा हर एक पॉइंट यहाँ पे जो कवर करना है आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इस पार्ट की, ठीक है। और इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे आपका ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आपको अच्छे से देख लीजिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर यहाँ पे देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद आपका जो आता है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे था जो हम बता रहे थे आपको, वो ये है, ठीक है। 8 सेल्ड और 7 सेल्ड कैसे बना है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ओके। फिर आपका पॉलिनेशन आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन, यहाँ इसको तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन में ऑटोगैमी क्या होती है, इसके बाद आपका जो होता है ये जैस्मोग्रामस फ्लावर, क्लिस्टोग्रामस फ्लावर क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। आपका जाइटोनोगैमी क्या होती है, आपका जीनोगैमी क्या होती है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, आपका बायोटिक एजेंट क्या होता है, एबायोटिक एजेंट क्या होता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें से जो देखते हैं, इसके बाद जो आपका आता है इसमें एक ये भी पॉइंट था आपका, ये जो था इसमें जो आपने आगे पढ़ा था कि जो वाटर हाइसिंथ होता है और वाटर लिली जो होता है, ये आपका जो होता है ये विंड पॉलिनेटेड होता है, ठीक है। विंड या फिर इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है, वाटर पॉलिनेटेड नहीं होता है। तो आपका यहाँ से देख लीजिएगा वो टॉपिक, ओके।
इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से। ओके, इसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पे फिर ये डायग्राम एक बार देख लीजिएगा आप अच्छे से, इसको पढ़ लीजिएगा कौन से स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे आगे, यहाँ पे जो हमने बताया था आपका इमैस्कुलेशन देख लेना और बैगिंग क्या होती है ये देख लेना। बेसिकली जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक हाईलाइटेड हैं ब्लैक कलर से लिखे गए हैं हेडिंग से, वो जरूर पढ़ के जाना, वहाँ से डायरेक्ट हो सकता है आपसे सवाल पूछ लें। डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से पढ़ देना, इंपॉर्टेंट है। राइमिन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, ये वाला टॉपिक देख लेना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या बनता है ये आप अच्छे से देख लेना। और एक इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट देख लेना, स्क्यूटुलम, ये आपका जो होता है ये मोनोकॉट में एक ही एंडोस्पर्म होता है जिसे हम स्क्यूटुलम बोलते हैं। ओके, तो ये देख लेना आप स्क्यूटुलम का। सीड में आपका नॉन एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, जिसमें एंडोस्पर्म होते हैं और जिसमें नहीं होते हैं। आपका ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, ये वाला पॉइंट आप रीड कर लेना अच्छे से। और एक इम्पॉर्टेंट आप भूल गए बताने को, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ये फ्रूट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से डेवलप नहीं होते हैं, डायरेक्ट फ्रूट बन जाते हैं, उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बनाना जो है ये आपका एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। ओके, तो बनाना इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फिर अगला देखते हैं आगे, आपका जो इसमें आता है इम्पोर्टेंट वो है यहाँ पे एक था पॉलीम्ब्रियोनी, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पॉलीम्ब्रियोनी देख लेना आपका, इसका एग्जांपल सिट्रस और मैंगो आता है। सो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है, दैट इज चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी भी हमने देख लिया था जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन रहे थे। और याद रखना हर चैप्टर की समरी जरूर पढ़ लेना। समरी जो पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगेंगे, बट आपका जो पूरा चैप्टर है वो एक तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा क्या क्या टॉपिक है और क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी की समरी जरूरी है पढ़ना, चैप्टर पढ़ना फिर समरी पढ़ना, समरी तो रोज रिवाइज कर लेना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सो फिर अगला चैप्टर जो देखेंगे वो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे, या फिर आपके क्लास 11 से चैप्टर देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।